नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर आप अपने घर रहकर किसी भी परीक्षा की तैयारी अ, बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट प्राप्त होगा। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस प्रयागराज। आई एम गाइडिंग सिविल एस्पिरेंट फॉर द लास्ट 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion, my hobby. यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आप देश के टॉप फैकल्टी से परिचित हो सकेंगे और अपने ड्रीम टारगेट को अचीव करने का एक सुनहरा अवसर आपके सामने होगा, जिनमें प्रमुख रूप से आप परिचित होंगे सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांगी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह और आशीष मलिक से जुड़ने का आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आप जानते हैं अनअकैडमी जो है वो 15,000 से ज़्यादा कोर्सेस प्रोवाइड करती है, लेकिन इनका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पॉलिटी है, गवर्नेंस है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी समरी है, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेस, ये सारे कोर्सेस आपके लिए सुलभ होंगे, आपके लिए अवेलेबल होंगे, बशर्ते कि आपको इससे पहले अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना होगा, उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप अनअकैडमी प्लस कोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स के तहत आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का लाभ होगा। ये कोर्स आपको मिलेंगे जिनकी 1 महीने की फीस 9,000 रुपये है, 3 महीने की फीस 22,500 रुपये है, 6 महीने की फीस 40,500 रुपये है, 1 साल की फीस 49,500 रुपये है, 2 साल की फीस 72,000 रुपये है और 3 साल की फीस 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे NPS 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीस में आपको 10% की छूट मिल जाएगी। जैसे जो 1 महीने की फीस 9,000 है वो आपकी 8,100 रुपये हो जाएगी, 3 महीने की फीस जो 22,500 है वो 20,250 रुपये हो जाएगी, 6 महीने की फीस जो 40,500 है वो 36,450 रुपये हो जाएगी, 1 साल की फीस जो 49,500 है वो आपकी हटकर हो जाएगी 44,550 रुपये, 2 साल की फीस 72,000 रुपये है वो घटकर 64,800 रुपये हो जाएगी और 3 साल की फीस जो 90,000 रुपये है वो हो जाएगी 81,000 रुपये। लेकिन इससे पहले आपको NPS कोड का इस्तेमाल करना होगा, NPS कोड के तहत आपको अनअकैडमी ज्वाइन करनी होगी, तभी ये छूट की सुविधा आपको मिल पाएगी। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उपरोक्त सुविधाएं और बढ़ जाती हैं, उसमें और ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलने लगती है, जैसे लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड है, पर्सनल कोच आपको मिलेंगे। इसमें ये एक बड़ी सुविधा हो जाती है कि एक स्पेशल मेंटर्स आपको मिलेगा जो आपको इन कोर्स के लिए स्पेशली गाइड करेगा। डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, स्टडी प्लानर की सुविधा आपके पास होगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको मिलता रहेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और इन सुविधाओं के लिए अनअकैडमी के द्वारा जो शुल्क संरचना निर्धारित की गई है
जो फी स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें 1 साल की फीस 69,500 रुपये, 2 साल की फीस 1,07,000 रुपये, 3 साल की फीस 1,41,000 रुपये। लेकिन इन पर भी ये छूट मिल जाएगी आपको 10% की, यदि आप इन कोर्सेस को मेरे रेफरल कोड NPS10 के तहत आप जुड़ रहे हैं। तो 12 महीने की फीस जो 69,500 है ये 62,500 हो जाएगी। 2 साल की फीस जो 1,07,000 रुपये है ये 96,300 रुपये हो जाएगी। और 3 साल की फीस जो 1,41,000 रुपये है वो 1,26,900 रुपये हो जाएगी। तो ये सारी सुविधा आपको मिलेगी यदि आप अन अकेडमी आइकॉनिक कोर्स को ज्वाइन करते हैं और इस कोर्स को मेरे रेफरल कोड NPS10 के तहत ज्वाइन करते हैं। इसी प्रकार अन अकेडमी के द्वारा ऑप्शनल विषय के कोर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनकी 1 महीने की फीस 5,000 रुपये है, 6 महीने की फीस 22,500 रुपये है, 12 महीने की फीस 27,500 है, 2 साल की फीस 40,000 है और 3 साल की फीस 50,000 रुपये है। लेकिन यदि आप इस कोर्सेस में NPS10 जो कि मेरा कोड है उसके तहत जुड़ते हैं तो इस फीस में भी आपको छूट मिलती है 10% की। उसमें जो 1 महीने की फीस 5,000 रुपये है वो अगर इस कोड के तहत जा रहे हैं तो 4,500 रुपये हो जाएगी। 6 महीने की फीस जो 22,500 है कोड के तहत आप जुड़ रहे हैं तो ये 20,250 हो जाएगी। 12 महीने की फीस मतलब 1 साल की फीस 27,500 रुपये है, मेरा कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फीस 24,750 रुपये हो जाएगी। 2 साल की फीस 40,000 रुपये है, अगर मेरे कोड के तहत जाते हैं तो ये 36,000 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 साल की फीस जो 50,000 रुपये है, यदि आप NPS कोड के तहत जाते हैं तो 10% छूट के साथ ये फीस 45,000 रुपये हो जाएगी। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, मतलब अन अकेडमी के द्वारा प्रतियोगी छात्र छात्राओं को, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को। मैं प्रस्तावना के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रस्तावना की उपयोगिता किस किस रूप में है। तो उसमें हम लोगों ने प्रस्तावना की उपयोगिता के संदर्भ में देखा था कि प्रस्तावना की उपयोगिता इस संदर्भ में है कि वो हमें सत्ता की सोच से परिचय कराती है। प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत में राजनीतिक शक्ति जो है वो अंतिम रूप से कहाँ पर है, इस बात का मतलब परिचय देती है प्रस्तावना। इसी प्रकार प्रस्तावना हमको इस बात की सूचना देती है कि भारत में राज्य और सरकार का जो स्वरूप है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति का परिचय कराती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रस्तावना जो है वो भारत राज्य और सरकार के स्वरूप का परिचय कराने के लिए वो 5 शब्दों का उल्लेख जो प्रस्तावना में है, जैसे सोवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये 5 शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को, उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार प्रस्तावना की उपयोगिता इस बात में है कि प्रस्तावना हमको ये बताती है कि भारत में संविधान के द्वारा जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है उस शासन व्यवस्था के लक्ष्य क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। मतलब भारतीय संविधान के तहत जिस राजनैतिक प्रणाली का स्थापना की गई भारत में, उस प्रणाली का अल्टीमेट टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है, इन सारी चीजों से अवगत कराती है प्रस्तावना, इनसे परिचय कराती है प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के 4 उद्देश्य साफ तौर पर स्पष्ट किए गए हैं। उसमें अगर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तीसरी, चौथी और 5वीं पंक्ति मतलब आपको याद हो तो उनमें इन लक्ष्यों का प्रावधान किया है, उद्देश्यों का प्रावधान किया गया है। जहां कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहीं से शुरू होता है राज्य व्यवस्था संविधान का लक्ष्य या उद्देश्य, उसके सभी नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय का लक्ष्य रखा गया है। और न्याय में किस किस प्रकार के न्याय का? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्राप्त करने का लक्ष्य संविधान के द्वारा राज्य व्यवस्था को सौंपा गया है। इसी प्रकार स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता में कौन कौन सी? विचार व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। समानता का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। बंधुता का लक्ष्य रखा गया है, भारत में बंधुत्व की भावना का विकास किया जा सके। तो संविधान की प्रस्तावना इस बात से अवगत कराती है कि संविधान के द्वारा राज्य व्यवस्था को किन किन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है, इस बात से अवगत कराती है, इस बात से परिचित कराती है। अब इस पर देखिए सवाल भी पूछे गए हैं, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की एकता का प्रावधान किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने वाक्य हैं। इन पर तथ्यात्मक सवाल, जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, यूं कह लीजिए कि सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रारंभिक चरण होता है, उस परीक्षा में इस प्रकृति के प्रश्न उद्देशिका से, प्रस्तावना से पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, तो 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर सवाल पूछा जाए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता का को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आप जानते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहां पर? अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कहां? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का मतलब एक प्रावधान किया गया है। तो कहने का मतलब है स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। इसी प्रकार अगर समानता के बारे में पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, तो समानताएं 2 प्रकार की हैं, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। तो 2 प्रकार की प्रतिष्ठा। एकता कितने प्रकार की? एकता भी 2 प्रकार की, एक तो यूनिटी है, दूसरी इंटीग्रिटी है। अभी हम चर्चा करेंगे कि यूनिटी का क्या तात्पर्य है और इंटीग्रिटी का तात्पर्य है। तो एकता 2 प्रकार की। तो ये तमाम सवाल भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जो तथ्यात्मक रूप से मतलब हैं वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार प्रस्तावना पर मेंस के लिए भी सवाल बनते हैं। जैसे अगर मेंस पूछ लिया मेंस सवाल पूछ लिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शासन व्यवस्था के लक्ष्य और उद्देश्य की विवेचना कीजिए। तो प्रस्तावना में शासन व्यवस्था के जो लक्ष्य क्या है? न्याय का लक्ष्य है, स्वतंत्रता का लक्ष्य है, समानता का लक्ष्य है, बंधुता का लक्ष्य है, एकता और अखंडता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। तो इनके बारे में आप एक विस्तृत विवेचन करेंगे, अपने विचार को रखेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत राज्य के किस स्वरूप के बारे में प्रावधान किया गया है, तो उसमें आप बताएंगे कि भारतीय राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे संपूर्ण बहु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। तो इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर मेंस में, मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार प्रस्तावना को लेके जो न्यायपालिका
में तमाम डिस्प्यूट आए, न्यायपालिका में तमाम ये मामले लाए गए, तो ये भी पूछा जा सकता है प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, और इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या दृष्टिकोण रहा है स्पष्ट करिए। तो जो मामले लाए गए सर्वोच्च न्यायालय में, भाई उसमें बेरोजगारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सज्जन सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, या गोलकनाथ मामले में प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, इस इशू पर, इस मुद्दे पर क्या उसका दृष्टिकोण रहा, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में उसका क्या मतलब एटीट्यूड रहा सर्वोच्च न्यायालय का प्रस्तावना का संविधान के भाग होने के संदर्भ में। तो और वर्तमान स्थिति क्या है, न्यायपालिका का फाइनल दृष्टिकोण क्या है, वो किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया और वो स्वीकारोक्ति बनी हुई है। तो इन सारी चीजों में अगर सवाल पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट करिए। तो इन सारे केस में का जिक्र करते हुए आपको फाइनली केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। किन आधारों पर मांगा है, अगर सवाल लेंदी प्रकृति का है, मतलब एक विस्तृत प्रकृति का है, तो आप उन आधारों का उल्लेख करेंगे, किन आधार को लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना में शासन व्यवस्था के जो लक्ष्य या उद्देश्य रखे गए हैं, वो उद्देश्य जो है वो न्याय, स्वतंत्रता और समानता है। न्याय का क्या तात्पर्य है, स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है, और समानता का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का लक्ष्य व उद्देश्य रखा गया है शासन व्यवस्था के लिए, आने वाली सरकारों के लिए, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है और उस न्याय में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा है, उसे प्राप्त करने का उद्देश्य, उसे प्राप्त करने का एक लक्ष्य दिया गया है आने वाली सरकारों को, शासन को, राजनीतिक प्रणाली को या संविधान में इन लक्ष्यों को प्राप्ति को रखा गया है। यहां न्याय शब्द का अर्थ कानूनी न्याय से न होकर, कानूनी न्याय का मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के बीच, कुछ व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति राज्य के बीच, राज्य के बीच, राज्य या केंद्र के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो इन मामलों को न्यायपालिका कानूनी मतलब लीगल सिस्टम के तहत जो न्याय का प्रतिपादन करती है उसे लीगल जस्टिस कहा जाता है, उसे कानूनी न्याय कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है। यह न्याय शब्द का अर्थ कानूनी न्याय से न होकर बल्कि वितरणात्मक न्याय से है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से है, जो न्याय का एक कंप्रीहेंसिव मतलब कह लीजिए कि रूप होता है, उसका स्वरूप होता है। इसका अर्थ है कि समाज में जो आर्थिक संसाधन है, समाज में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, जो आय के स्रोत हैं, जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पावर है, जो हमारी राजनीतिक शक्ति है, जो सोशल प्रेस्टीज है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा उपलब्ध है, उसका वितरण जनता के बीच न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। मतलब आर्थिक संसाधनों का, राजनीतिक शक्तियों का और सामाजिक प्रतिष्ठा का वितरण जनता के बीच न्यायपूर्ण तरीके से होने का मतलब है कि राज्य इन चीजों का बंटवारा करते समय, इन चीजों का वितरण करते समय, इकोनॉमिक रिसोर्सेस का, पॉलिटिकल पावर का और सोशल प्रेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग या वंश के आधार पर कोई भेदभाव न करे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को मतलब समाज में उपलब्ध इन सारे संसाधनों में भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त हो सके। उन्हें इकोनॉमिक रिसोर्सेज में भागीदारी हो, उन्हें इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्राप्त हों, उन्हें पॉलिटिकल पावर में भागीदारी
लेने की सुविधा हो, अवसर हो, उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो सके और सामाजिक प्रतिष्ठा उन्हें मिल सके। और ये तभी मिल सकेगा सारे व्यक्तियों को जब ये राज्य का दायित्व है, राज्य इनका बंटवारा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका वितरण न्यायपूर्ण तरीके से करेगा, बिना किसी व्यक्ति के मतलब सामाजिक आधारों पर भेदभाव किए बिना, मतलब उनके जात के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनके मूल वंश के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव किए बिना अगर इन संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन समाज में किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इससे जो है वो न्याय की स्थापना होगी। और इस न्याय को हम जिस न्याय के नाम से जानते हैं वो न्याय है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय से जाना जाता है। अब न्याय में अगर हम जो न्याय का पहला रूप बताया गया है जिसे सोशल जस्टिस कहा जाता है, तो यहाँ सोशल जस्टिस क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना अपने विकास के समान अवसर उपलब्ध हों। और खास बात ध्यान देने की है कि समाज का जो दुर्बल वर्ग है, समाज का जो कमजोर वर्ग है, उसका शोषण न किया जाए। सामाजिक न्याय का मूल मंतव्य यह है कि समाज का वह वर्ग जो सामाजिक कारणों से समाज की मुख्य धारा से पृथक रह गया है, विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ रह गया है, उसको इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे वो भी विकास के मुख्य धारा में, डेवलपमेंट के मेन एक्सट्रीम में वो शामिल हो सकें, उन्हें शामिल किया जा सके। अब सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कोशिश भी की गई सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा। आरक्षण का प्रावधान, इसी आदर्श को साधने के लिए जो सामाजिक आय का, सामाजिक न्याय का आदर्श रखा गया, सोशल जस्टिस का जो आदर्श रखा गया है, उसी को साधने का तरीका है। मतलब कि आरक्षण, लोगों के आरक्षण की व्यवस्था दी जाए किसी प्रकार, मतलब पॉलिटिक्स में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, संसद में उनकी आरक्षण की व्यवस्था, मतलब विनिर्मात्री संस्था में, ताकि समाज का जो कटा हुआ तबका है, जो सामाजिक कारणों से समाज से देश के विकास की मुख्य धारा से पृथक है, उसे इन सुविधाओं के माध्यम से देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो इसमें जो कटा हुआ समूह कौन सा है? एससी है, एसटी है, ओबीसी है, महिलाएं भी हैं। तो इनको दिया जाने वाला आरक्षण सामाजिक न्याय की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है। तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि सभी नागरिकों को मतलब विकास की मुख्य धारा से शामिल किया जाए, जिससे उस धारा में शामिल होकर वे समुचित रूप से अपना विकास कर सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ये लक्ष्य रखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सोशल जस्टिस का। इसी प्रकार इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय से क्या मतलब है? आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समाज की जो कुल संपदा है, तो उस संपदा के ऐसे वितरण से है कि समाज के समस्त आर्थिक संसाधन किसी छोटे से वर्ग तक सीमित न रह जाए। कहने का मतलब है कि देश में आर्थिक संसाधनों का वितरण, उसका विभाजन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार किया जाए कि ये संसाधन कुछ लोगों तक सीमित होकर न रह जाएं, बल्कि इन संसाधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाए, तो आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। मतलब कहने का मतलब है कि उत्पादन के संसाधनों का वितरण इस प्रकार न किया जाए कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर सके। उत्पादन के साधनों का वितरण इस प्रकार हो कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण न करने पाए। मतलब उत्पादन के साधनों का प्रयोग जब सबके हित में होगा तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति शोषित नहीं होगा। उत्पादन के साधनों का प्रयोग मतलब पब्लिक पर्पस से होना चाहिए, सार्वजनिक हित से होना चाहिए। आर्थिक न्याय की अवधारणा को साधने के लिए विभिन्न वर्गों में आय और जीवन के स्तर का अंतराल कम से कम हो।
आर्थिक न्याय की अवधारणा व्यवहार में कब लाई जाएगी? समाज में जो विभिन्न वर्ग रह रहे हैं, उन विभिन्न वर्गों में आप देखते हैं कि कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जीवन पद्धति जो है, जीवन शैली है, वो भाई बहुत हाई स्तर की है। कुछ लोग बहुत निचले स्तर पर हैं जिन्हें तो सरवाइव करने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो राज्य का ये दायित्व है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड में, जो जीवन के स्तर में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा अंतराल है, इस अंतराल को कम करने की कोशिश की जाए ताकि जो निचले पायदान पर लोग हैं वो भी अपने जीवन स्तर को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अप कर सकें और विकास की मुख्यधारा में शामिल होते हुए अपना विकास कर सकें। इसी प्रकार मतलब आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए हर श्रमिक की मजदूरी इतनी जरूर हो कि वो गरिमापूर्ण तरीके से जीवन का निर्वाह कर सके। मतलब उसको इतना पारिश्रमिक जरूर दिया जाना चाहिए, इतना पारिश्रमिक उसको मिले, इतना उसे लेबर चार्ज मिले कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। मतलब संसाधनों के अभाव में कोई अन्य लोग, अन्य वर्ग उसके श्रम का शोषण न कर सकें। और वर्तमान में चल रहे मनरेगा जैसे कार्यक्रम आर्थिक न्याय के साधने को, आर्थिक न्याय के आदर्श को साधने का ही प्रयत्न है। तो राज्य सरकार के द्वारा इस संदर्भ में, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक न्याय हो, उसे साधने की कोशिश की जा रही है। जो लक्ष्य रखा गया प्रस्तावना में, उस लक्ष्य को प्राप्ति की कोशिश भी आने वाली सरकारों के द्वारा संविधान के अधीन रहते हुए करने की कोशिश भी की जा रही है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगला जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, जिसे पॉलिटिकल जस्टिस कहा गया है, राजनीतिक न्याय कहा गया है। यहाँ राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि मतलब राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, वर्ग स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर वो व्यक्ति भारत का है, भारत में रह रहा है, भारत का नागरिक है, तो भारत का जो भी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राजनीतिक क्रियाओं में भागीदारी के लिए जिन सहायक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जिन असिस्टेंट सर्कमस्टांसेस की नीड होती है, उसका वितरण इस प्रकार किया होना चाहिए कि समाज का सामान्य नागरिक भी, एक अदना व्यक्ति भी उसमें भागीदारी कर सके, उसमें शामिल हो सके। और राजनीतिक न्याय के आदर्श को साधने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समान भागीदारी के लिए भाई वयस्क मताधिकार दिया गया है। आप जानते हैं कि भारत में सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। अब इसके लिए कानून बनाया गया था, कानून का नाम था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इस कानून को बना के इस कानून में इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत में नागरिकों को मत देने का अधिकार होगा, और नागरिकों में भी किन नागरिकों को मत देने का अधिकार, जो वयस्क हैं। यहाँ वयस्क नागरिक होने का मतलब है कि वो स्त्री पुरुष जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तो इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले वो स्त्री पुरुष नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उन्हें मत देने का अधिकार होगा, चाहे वो जिस धर्म के हों, जिस जाति के हों, जिस वर्ग के हों, या जिस क्षेत्र या नस्ल के हों। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं और भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें मताधिकार प्रदान किया जाएगा, उनको मत देने का अधिकार दिया जाएगा, और इससे आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। न्याय का मतलब भेदभाव का अभाव। कहां पर भेदभाव का अभाव? पॉलिटिकल सिस्टम में। किस भेदभाव का अभाव? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव का अभाव किए बिना राजनीतिक गतिविधियों में सबको सामान्य भागीदारी का अवसर दिया जाए।
राजनीतिक क्रियाओं में भागीदारी की जो सहायक परिस्थिति क्या है? मत देने का अधिकार हो, उसके माध्यम से हम पॉलिटिकल सिस्टम में जुड़ सकेंगे। दूसरी बात, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी एक सहायक परिस्थिति है। तो हमारे यहाँ सभी भारतीय नागरिकों को मतलब जितने भी निकाय हैं उन निकायों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, बिना उनके धर्म, जाति, वर्ग, वंश के आधार पर भेदभाव के बिना किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। तो ये सारी चीजें देश में राजनीतिक न्याय की स्थापना करती हैं, और इसी राजनीतिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए, इसी राजनीतिक न्याय के आदर्श की प्राप्ति के लिए ये सहायक परिस्थितियां उपलब्ध कराई गई। मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे अधिकार इसी आदर्श को जस्टिफाई करते हैं, इसी आदर्श को सिद्ध करते हैं। तो ये पहला लक्ष्य था जो न्याय का था, जो लक्ष्य, जो उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है संविधान के माध्यम से आने वाली सरकारों के लिए और शासन व्यवस्था के लिए, जिन्हें प्राप्त करना है। अगला लक्ष्य है लिबर्टी का, स्वतंत्रता का। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता का यह आदर्श मूलतः फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। आप जानते हैं कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, इसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उस समय फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था थी। उस दौरान फ्रांस में लुई 16वें का शासन था, और लुई 16वां जो है वो लुई 16वें के शासन से फ्रांस का मध्य वर्ग बहुत असंतुष्ट था। मध्य वर्ग का मतलब वहां कृषक वर्ग से लिया जाता है, और इसी कृषक वर्ग के द्वारा, इसी मध्य वर्ग के द्वारा सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध वहां पर फ्रांसीसी क्रांति लाई गई थी। और इसी क्रांति का नारा था, इसी क्रांति का स्लोगन था, जब ये मध्य वर्ग लुई 16वें के महल को जाके घेर लिया तो लुई 16वां अपने राजमहल में अपनी विलासिता में डूबा हुआ था। वो साहस नहीं कर पाया कि आके जनता के सवालों का जवाब दे सके। तो उसकी पत्नी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मैरी अंतोइनेट, वो साहस करके जनता के सामने आई और उसने जनता से पूछा कि भाई आप लोग किस इशू पर, किस मुद्दे पर आंदोलनरत हैं, ये क्रांति का कारण क्या है? तो वहीं पर जनता ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारी मांग है। मतलब जो स्थापित व्यवस्था है फ्रांस की, इसको खत्म किया जाए। जो एक हायरार्की बनाई गई है, राजाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, मुख्य सामंत, जमींदार और जागीरदार, सबसे निचले स्तर पर कृषक जो सबसे, जिसकी संख्या सबसे बड़ी है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसके पास केवल दायित्व, केवल लायबिलिटी है। इस व्यवस्था की समाप्ति की मांग हम कर रहे हैं। ये हायरार्की खत्म किया जाए, ये सोपान खत्म किया जाए, और सबको जो है एक स्तर पर लाया जाए, सबको स्वतंत्र घोषित किया जाए। स्वतंत्रता किससे थी? आर्थिक प्रणाली से स्वतंत्रता थी। सबको समान घोषित किया जाए, और जब सबको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, सबको समान मान लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे का आदर सम्मान करेगा, और ऐसी आदर सम्मान की भावना से उनमें बंधुत्व की भावना का विकास होगा कि हम भाई भाई हैं। तो पूरा समाज जो है वो एकीकृत समाज या समता मूलक समाज अस्तित्व में आ सकेगा। तो इसी मांग को लेकर फ्रांस में क्रांति लाई गई थी, और ये जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा स्वतंत्रता का जो स्लोगन दिया गया था, इसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी, और उसी से प्रेरित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता को एक आदर्श के रूप में शामिल किया था। किसे प्राप्त करना, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात संविधान जब बन रहा था तो भारत में भी यकीनन उसी से मिलती जुलती जो जमींदारी परंपरा थी, जमींदारी व्यवस्था थी, वो इसी से मिलती जुलती परंपरा थी। इसीलिए संविधान निर्माताओं को लगा कि स्वतंत्रता का आदर्श प्राप्त करना होगा, ताकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सके
और उनको शोषण से बचाया जा सके। स्वतंत्रता की इस आदर्श पर जो प्रस्तावना में रखा गया है, इस पर कुछ वैचारिक प्रभाव अमेरिकी क्रांति का भी दिखाई देता है। अमेरिकी क्रांति का भी नारा था स्वतंत्रता, समानता और सुखानुकरण, और इसके अंतर्गत में कहा गया स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है, व्हाट डू मीन्स बाय लिबर्टी। स्वतंत्रता का आशय क्या है? स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकतम उतनी ही स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जितनी स्वतंत्रता बाकी व्यक्तियों को भी दी जा सके। कहने का मतलब है कि बाकी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के बिहाफ पर कुछ व्यक्तियों को सारी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, उसको उसके बराबर ही स्वतंत्रता दी जा सकती है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता का जो आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है, उस आदर्श की प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 सेक्शन 1 के सब सेक्शन ए में कहा गया है, मतलब अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड का में कहा गया है कि भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। राइट टू थॉट एंड एक्सप्रेशन की उन्हें स्वतंत्रता होगी। ये प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 3 के, मतलब मूल अधिकारों वाले भाग में, अनुच्छेद 19(1) का में। मतलब जो आदर्श स्वतंत्रता का रखा गया प्रस्तावना में, उस आदर्श को व्यवहार में परिणत के लिए, व्यवहार में परिणति करने के लिए, व्यवहार में कार्यान्वित करने के लिए उसकी एक निश्चित गारंटी दी गई है, एक मतलब निश्चित आश्वासन मान्यता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19(1) का में, जहां कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। जिसका तात्पर्य है कि भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे सभी नागरिकों को उनके मन मस्तिष्क में जो भी भाव, भावनाएं और विचार सन्निहित हैं, उन भाव, भावनाओं और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करने का उनका एक फंडामेंटल राइट्स होगा, उनका अधिकार होगा। तो ये एक बड़ी स्वतंत्रता जो आदर्श के रूप में प्रस्तावना में निहित है, और उसकी अभिव्यक्ति, मतलब उसका कह लीजिए क्रियान्वयन का प्रावधान, उसके क्रियान्वयन करने की गारंटी जो दी गई है, वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में और आर्टिकल 19 खंड 1 का में उसको मान्यता प्रदान की गई है। आप जानते हैं विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता ये बड़ी विशिष्ट स्वतंत्रता होती है। इसे किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्राण तत्व कहा जाता है। आप जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र का मतलब ऐसी शासन प्रणाली जहां पर शासन की शक्ति जनता में निहित हो। अब आप कल्पना करिए कि शासन की शक्ति जनता में निहित हो और उसी जनता को अपनी बात दूसरों के सामने कहने का अधिकार न हो, तो लोकतंत्र मर जाएगा। लोकतंत्र जो है वो अस्तित्वहीन हो जाएगा। तो लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए, लोकतंत्र को अस्तित्ववान बनाने के लिए ये सारे प्रावधानों के संबंध में एक आदर्श, एक विचार, एक थाट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया, और इसी प्रस्तावना को व्यवहार में लाने की कोशिश की गई है मूल अधिकारों के माध्यम से। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा कहा गया है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास, बिलीफ, धर्म, रिलीजन, उपासना, वर्शिप, ये सारी स्वतंत्रताएं का लक्ष्य भी दिया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति भारत में अपने अंतःकरण के अनुसार अपना जीवन जी सके। यहां अंतःकरण का मतलब है, आप आगे अनुच्छेद 25 खंड 1 पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के अनुसार अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार करने, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। तो यह एक बड़ी बात जो अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत जीने का अधिकार दिया गया है, रहने का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता एक स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ
कॉन्शियसनेस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विचारधारा, अपनी व्यक्तिगत सोच, अपनी व्यक्तिगत आस्था, निष्ठा तथा चेतना के अनुसार जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता। दिस इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज लिबर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। तो इसी अंतःकरण की स्वतंत्रता का, इसी स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता का एक रूप है जिसका आदर्श प्रस्तावना में रखा गया है, इस आदर्श को प्रस्तावना में निहित, इस आदर्श को व्यवहार में लाने के लिए एक निश्चित गारंटी, एक निश्चित प्रत्याभूति दी गई, एक निश्चित आश्वासन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का विशद वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27, 28 में भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों को अपने धार्मिक प्रावधानों के तहत आचरण करने की स्वतंत्रता और अधिकार दिया गया है, जिसका आदर्श, इसका लक्ष्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जहां कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देनी होगी राज्य को, अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को। और इसी आदर्श को व्यवहार में लाने का पुख्ता इंतजाम किया संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, और अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और उसको मानने की स्वतंत्रता का एक निश्चित आश्वासन दिया गया। तो ये है प्रस्तावना जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, एक मतलब स्वतंत्रता जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक आदर्श के रूप में किया गया है और उसकी व्यवहारिक परिणत का प्रावधान किया गया है। संविधान के उपबंधों के अंतर्गत उसे निश्चित आश्वासन प्रदान किया गया है। इसी प्रकार तीसरा जो लक्ष्य है इक्वलिटी का, समानता का, तो संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति को पद एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। समानता का सामान्य अर्थ ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के पास कोई विशेषाधिकार न हो, मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस कॉल्ड इक्वलिटी। लेकिन इस समानता का यह अर्थ पर्याप्त नहीं है। समानता का व्यापक अर्थ है, समानता का सकारात्मक अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियां मिलनी चाहिए कि वो मानवोचित गरिमा के साथ, ह्यूमन डिग्निटी के साथ समाज में उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच बना सके। समाज में जो अपॉर्चुनिटी है, समाज में जो अवेलेबल अवसर हैं, उन अवसरों तक कैसे कोई व्यक्ति पहुंचे, इसके वहां पहुंचने की जो जनरल कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस मिलनी चाहिए, जो सरकमस्टेंसेस होती हैं वो सरकमस्टेंसेस मिलनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो उपलब्ध अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, पद हैं, सर्विसेस हैं, ठीक है ना, उन सर्विसेस तक, उन पद तक, उन अवसरों तक पहुंचने के लिए जो जनरल सरकमस्टेंसेस हैं, जो सामान्य परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां मिलनी चाहिए सभी व्यक्तियों को, तब जाके समानता का आदर्श व्यवहार में लाया जा सकेगा। और समानता के इसी आदर्श को व्यवहार में लाने के लिए संविधान के भाग 3, जो आप जानते हैं कि मूल अधिकारों के रूप में जाना जाता है, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 के बीच इन समानताओं के संबंध में व्यक्तियों को प्रत्याभूति दी गई, गारंटी दी गई है। ऐसे अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, सब भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ की गारंटी दी गई है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। अब इसमें इतनी बड़ी गारंटी दी गई है कि जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है और जिसे ब्रिटिश राज व्यवस्था से लेके
भारतीय संविधान के 14 में इस अवधारणा को शामिल किया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर उसे कोई प्रिविलेजेस नहीं होंगे, कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे। सभी व्यक्ति समान रूप से सामान्य कानून के अंतर्गत होंगे, सामान्य न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति, उसकी व्यक्तिगत हैसियत कुछ भी क्यों ना हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसकी व्यक्तिगत हैसियत कुछ भी ना हो, लेकिन वो सामान्य रूप से कानून के अंतर्गत होगा और सामान्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेके सामान्य मजदूर, कृषक तक क्यों ना हो, प्रधानमंत्री जो आप जानते हैं शक्ति का पुंज माना जाता है, शक्ति का स्रोत माना जाता है। राज व्यवस्था की, प्रशासन व्यवस्था की सारी शक्ति व्यवहार में उसमें निहित होती है। तो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ इस बात की घोषणा करता है कि प्रधानमंत्री जो शक्ति का धारक है और व्यवस्था के पायदान पर, जो निचले पायदान पर जो लोग अवस्थित हैं, जो कृषक हैं, जो मजदूर हैं, जो असमर्थ हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, जिनके पास अधिकार नहीं, जिनके पास केवल और दायित्व है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इस बात की घोषणा करता है कि प्रधानमंत्री से लेके सामान्य मजदूर, कृषक या श्रमिक तक, इनमें से कोई भी अगर विधि के औचित्य के बगैर काम करता है, मतलब कानून के उल्लंघन में काम करता है, तो दोनों उसके लिए समान रूप से उत्तरदायी होंगे। मतलब जिस कानून का उल्लंघन प्रधानमंत्री कर रहा है, जिस कानून का उल्लंघन लेबर मजदूर कर रहा है, इसके लिए जो भी दंड का प्रावधान लेबर मजदूर के लिए है, वही दंड का प्रावधान प्रधानमंत्री के लिए होगा। यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसे कानूनी समानता के नाम से जाना जाता है। तो समानता का जो आदर्श प्रस्तावना में रखा गया है, उस समानता को व्यवहार में लाने के लिए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता की गारंटी दी गई। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की गारंटी दी गई। अनुच्छेद 15 खंड 1 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब उनकी हैसियत कुछ भी हो, उनके भिन्नता, डिफरेंस कुछ भी हो, लेकिन राज्य जो है, स्टेट जो है, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, उसका वंश, मूल वंश कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, लेकिन इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ताकि भारत में सामाजिक समानता की स्थापना की जा सके। और इस उपबंध का उल्लेख करने का प्रावधान भी यही था। समानता का जो लक्ष्य रखा गया था, उसका उल्लेख करने का मकसद भी यही था, क्योंकि भारत में जो सदियों शताब्दियों से अस्पृश्यता नामक कुरीति चली आ रही थी, इस कुरीति को समाप्त किया जाए। इस कुरीति को समाप्त करने के लिए एक कानूनी ढांचा बनाया जाए, इसे एक कानूनी, मतलब कह लीजिए कि संबल प्रदान किया जाए, जिसके माध्यम से इन कुरीतियों को दूर करते हुए भारत में समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, भारत में समानता के आदर्श को स्थापित किया जाए, भारत में समानता का आदर्श जो प्रस्तावना में दिया गया है उसको व्यवहार में लाया जा सके। इस प्रकार 16 में, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। 16 खंड 1 में, 16 खंड 2 में कहा गया है कि राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति व नियोजन से संबंधित विषयों में किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उद्भव, इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है, राज्य के अधीन जो सर्विसेज हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, उन सरकारी सेवाओं में जाने से किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान या उद्भव, वंशक्रम, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता की स्थापना होगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान तौर तरीके से मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते वो इन सेवाओं में
जा सकता है और अपनी सेवा दे सकता है राज्य की तरफ से, कि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा? सामाजिक समानता स्थापित होगी, समाज में एक समरसता की भावना कायम होगी। इसी प्रकार में 17 में अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया। 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर मनुष्य में भेद करता है कि आप यहां नहीं आओगे क्योंकि हम अपवित्र हो जाएंगे, आप यहां नहीं बैठोगे, आप इस सार्वजनिक स्थान पर नहीं आओगे, तो इसे अनुच्छेद 17 का उल्लंघन माना जाएगा। और इसे असमानता, अगर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया तो समाज में असमानता की स्थापना होगी, समाज में असमानताएं बढ़ेंगी, असमानताएं बढ़ेंगी तो हमारी एकताएं घटेंगी, हमारी इंटीग्रिटी कमजोर होगी, हमारी एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता कमजोर होगी। इसीलिए संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रस्तावना में समानता का आदर्श रखा गया और उस आदर्श की प्राप्ति के लिए मूल अधिकारों में समानता का अधिकार का प्रावधान। अब मूल अधिकार का जो पहला अधिकार है, जिसे राइट टू इक्वलिटी कहा गया है, समानता का अधिकार गया 14, 15, 16, 17, 18 में। इसी प्रकार 18 में एक समानता का और आदर्श है। कहने का मतलब है, समाज का कोई व्यक्ति दूसरे की तुलना में अब खुद में हीन भावना न लाने पाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुद में हीन भावना लाने के लिए विवश होता है तो ये भी असमानता को, इससे भी असमानता को जन्म मिलता है। 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। क्योंकि उपाधियां, आप जानते हैं, उपाधि एक ऐसी संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़कर उसे विशिष्ट महत्व प्रदान करती है। अब ये विशिष्ट महत्व प्रदान करने का मतलब, वो व्यक्ति विशिष्ट हो गया और शेष जो हैं वो सामान्य व्यक्ति हो गए। दोनों में असमानता आई विशिष्टता को लेकर। ये विशिष्टता लाया किसने? उपाधि ने, उसे उपाधि मिल गई थी। और ये काम तो ब्रिटिश सरकार कर रही थी, क्योंकि उसका उद्देश्य था भारतीय समाज को कमजोर करना, भारतीय समाज को तोड़ना, डिवाइड एंड रूल, उन्हें तोड़ो और राज करो, जितने कमजोर होंगे उतने हम मजबूत होंगे। तो ब्रिटिश सरकार की नीति थी, इसलिए उपाधियों को आवंटन करती थी। वो केसरी था, हिंद था, इस तरह के, हिज हाईनेस था, सर था, राजा जी, राय साहब, दीवान बहादुर, इस तरह की उपाधियां ब्रिटिश सरकार को दी जाती थीं, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती थीं समाज में असमानता पैदा करने के लिए। क्योंकि उपाधियां आनुवंशिक होती हैं और समाज में एक तरह की विषमता पैदा करती हैं। इसी विषमता को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में समानता का आदर्श रखा और उस आदर्श को व्यवहार में लाने के लिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान कर दिया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में जिस समानता का आदर्श, जिस समानता का लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्राप्ति के लिए संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों में समानता के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक उसका एक निश्चित गारंटी दे दी, एक निश्चित प्रत्याभूति दे दी, उसे कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया ताकि देश में समानता की स्थापना की जाए। उस समानता की स्थापना जिसका आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अन्य भागों में भी, अन्य प्रावधानों में भी समानता के आदर्श को साधने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, अगर आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अध्ययन करें तो वहां भी आपको इस तरह के आदर्श साधने के प्रावधान मिल जाएंगे। जैसे अगर आप मतलब अनुच्छेद 39 सेक्शन डी को पढ़ें, आर्टिकल 39 सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में कहा गया है कि यह राज्य का दायित्व है कि वह राज्य में सभी स्त्री पुरुष
नागरिकों के लिए, सभी स्त्री पुरुष व्यक्तियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करे। सदियों शताब्दियों से जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी की अवधारणा चली आ रही थी कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ होता है, अगर श्रेष्ठ होता है तो उसके लिए पारिश्रमिक अलग हो, महिलाएं कमजोर हैं उसी काम के लिए उनका पारिश्रमिक कम हो। इस प्रावधान को समाप्त करने का प्रावधान किया गया राज्य के नीति शिक्षा सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 खंड डी में। वहां कहा गया कि सभी नागरिकों, सभी व्यक्तियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा। तो ये भी समानता के आदर्श की उपलब्धि के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल, एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है भारतीय संविधान में। तो समानता का जो आदर्श प्रस्तावना में लिखा गया है, उस आदर्श को प्राप्त करने की कोशिश संविधान के द्वारा, संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के द्वारा करने की कोशिश की गई है। इसका मतलब होता है कि समानता का तात्पर्य है कि कानून की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक की हैसियत समान है और किसी भी नागरिक को एक दूसरे के मुकाबले कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता का जो आदर्श था, जो लक्ष्य था, उसका जो आदर्श रखा गया था संविधान की प्रस्तावना में, उसे संविधान के अन्य उपबंधों के द्वारा, संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के द्वारा कैसे प्राप्त करने की गारंटी दी गई है, ये सब विचार हम लोगों ने किया। संविधान में कुछ और लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे व्यक्ति की गरिमा मतलब ह्यूमन डिग्निटी, राष्ट्र की एकता यूनिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की अखंडता इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, और राष्ट्र में बंधुता की भावना, वी फीलिंग की भावना, मतलब कह लीजिए कि फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी की भावना। तो इसमें व्यक्ति की मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये दो लक्ष्य हैं, इन्हें प्राप्त करना है। और इनकी प्राप्ति के लिए दो आदर्श प्रस्तावना में दिए गए हैं, जिन्हें व्यक्ति की गरिमा और बंधुता के नाम से जाना जाता है। तो प्रस्तावना में दो प्रमुख लक्ष्य राष्ट्र की एकता और अखंडता निर्धारित किए गए हैं और इनकी प्राप्ति के लिए दो आदर्शों, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। वास्तव में ये चारों अवधारणाएं एक दूसरे की पूरक हैं। एक दूसरे के एब्सेंस में, एक दूसरे के अभाव में हम संपूर्णता की कल्पना नहीं कर पाएंगे। जब तक व्यक्ति की गरिमा भी विद्यमान नहीं होगी, बंधुता भी विद्यमान नहीं होगी, तब तक राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहा गया कि ये चारों अवधारणाएं आपस में इतना क्लोजली संबद्ध हैं कि इन्हें अलग नहीं करके देखा जा सकता। ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। इसमें हम एकता और अखंडता के बारे में उस कॉन्सेप्ट को समझें कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो लक्ष्य है, ये क्या है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, जो एकता से भिन्न है। हालांकि सामान्यतया या प्रथम दृष्टया दोनों का अर्थ सिमिलर प्रतीत होता है, दोनों का अर्थ सामान्य प्रतीत होता है, सदृश प्रतीत होता है, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर पाया जाता है। अखंडता से तात्पर्य है भूभागी एकता, मतलब हमारा जो भारत राज्य भिन्न भिन्न अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से बना है, भूभागी क्षेत्रों से बना है। तो कहने का मतलब है कि देश के विभिन्न क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से अलग न होने पाए। तो स्पष्ट है कि अखंडता का मतलब है टेरिटोरियल यूनिटी, भूभागी एकता। मतलब हमारा जो भूभागी चीज है, हमारा जो भूभाग है, हमारे भूभाग से 1 इंच भूमि भी, 1 इंच भूभाग भी हमसे अलग न होने पाए। प्रस्तावना में यह लक्ष्य रखा गया है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल करके प्रस्तावना में अखंडता शब्द का उल्लेख करने का प्रमुख प्रयोजन यह था कि अतीत में भारतीय संघ के कुछ राज्यों में
संघ से अलग होकर प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बनाने की मांग उठाई जा चुकी थी। बहुत सारे भारत के राज्य थे, कई राज्य थे जो भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहते थे, एक स्वतंत्र देश बनना चाहते थे। खालिस्तान का नाम आपने सुना होगा, इसकी बार बार मांग उठती रही है। तो इन्हीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, इन्हीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करके उसे संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इसका मतलब है कि अगर कोई राज्य भारत से अलग होने की कोशिश करता है तो उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि राज्य का अलग होने का मतलब है कि भारत का भूभाग अलग होता है, मतलब भारत में अखंडता को प्रश्रय दिया जा रहा है। और प्रस्तावना कहती है कि राज्य का यह लक्ष्य है कि वो भारत में अखंडता को, भारत का जो भूभागी क्षेत्र है उसे अखंड बनाए रखेगा, उसे एकबद्ध बनाए रखेगा। तो इन्हीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द का उल्लेख करके उसे एक संवैधानिक संबल प्रदान किया गया, संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। साथ ही मूल कर्तव्यों वाले भाग में भी कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब जो आदर्श दिया गया प्रस्तावना में, उस आदर्श को नागरिकों को भी थोप दिया गया उसकी प्राप्ति के लिए, कि हर नागरिक का भी यह कर्तव्य है कि अपने देश की एकता को, अपने राष्ट्र की अखंडता को, अपने राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखे, अक्षुण्ण रखे, उसकी रक्षा करे। इस प्रकार अखंडता का अर्थ है कि देश भौगोलिक दृष्टि से अटूट बना रहे, बिखरने न पाए किसी भी स्थिति में। तो अखंडता का मोटी मोटा अर्थ हुआ टेरिटोरियल यूनिटी। अखंडता का मोटी मोटा अर्थ हुआ कि भारत जो भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से बना हुआ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, बुंदेलखंड है, ये जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये हमारे भारत से अलग न होने पाए, ये हमारे भारतीय संघ से अलग न होने पाए, ये लक्ष्य रखा गया है। और इसका पुख्ता इंतजाम की जिम्मेदारी दी गई है राज्य को, सरकार को, आने वाली सरकारों को, और ये लक्ष्य रखा गया प्रस्तावना में। इसी प्रकार अगर हम एकता शब्द का विवेचन करें, एकता शब्द का साधारण अर्थ यह होता है कि भारत के इन भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्न अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति के लोग रह रहे हैं, ये आपस में मिलजुल कर रहे हैं। जहां अखंडता का मतलब भूभागी एकता से है, वहीं एकता का मतलब है मानवीय एकता से। ये मानवों में जो कैटेगरी है, जाति को लेके, धर्म को लेके, वर्ग को लेके, क्षेत्र को लेके, नस्ल को लेके, उनकी भाषा संस्कृति को लेके, उनके रहन सहन तरीके को लेके, ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, इन विविधताओं के बावजूद भी ये सारे लोग अपने को भारत का नागरिक मानते हुए आपस में मिलजुल कर बने रहे, अलग न होने पाए। और यही कारण है, इस प्रकार की एकता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार और सुविधाएं समान रूप से दी जाएं, ताकि किसी व्यक्ति के स्वाभिमान को, उसकी गरिमा को ठेस न पहुंचने पाए, जिससे हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि वो संप्रभुता संपन्न राज्य की एक अभिन्न इकाई है। कहने का मतलब है कि जो इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती, इतनी विभिन्नता पाई जाती, धर्म अलग है, जाति अलग है, संप्रदाय अलग है, नस्ल अलग है, रहने वाले क्षेत्र अलग हैं, भाषा भाषी अलग हैं, संस्कृति अलग है, तो इनको कैसे एक में किया जाए? तो इसमें एक में करने का एक बड़ा तरीका, पहली बात भाई, हर व्यक्ति कैसे ये माने कि हम एक हैं, मतलब जब तक कि उन सब में इतनी भिन्नताओं के बीच कोई एक सिमिलर तत्व निहित न हो, और उसी सिमिलर तत्व को लाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संघात्मक प्रणाली के विरुद्ध जाते हुए एकल नागरिकता का प्रावधान किया। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा को अपनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जिस धर्म संप्रदाय या चाहे जिस क्षेत्र का रहने वाला हो, उन सब में एक बड़ी सिमिलरिटी है, एक बड़ी समानता है
कि वो सब के सब भारत के नागरिक हैं। और यही बोध इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद उन्हें आपस में जोड़ कर रखेगा। हमारा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हमारे में एक समानता है। हमारे में समानता, हमारा धर्म अलग है, हमारे में समानता, हमारी जात अलग है, हमारे में समानता, हमारा भाषा संस्कृति अलग है, लेकिन इन सारी असमानताओं के बावजूद एक बड़ी समानता है कि हम भारतीय हैं। वी ऑल ऑफ इंडियन, हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। और यही फीलिंग कि हम भारत के नागरिक हैं, इन सारी भिन्नताओं के होते हुए भी संपूर्ण भारतीय जनमानस को आपस में एकबद्ध कर देगी, आपस में एकताबद्ध कर देगी, उन्हें आपस में जोड़ कर रखेगी। तो ये तमाम और इसके लिए ये भी करना होगा, राज्य की तरफ से नागरिकों के बीच जो अधिकार और सुविधाओं का आवंटन है वो सबको समान रूप से दिए जाएं, सबको सम्मान पूर्वक दिए जाए। किसी को अपमान किया जा रहा है तो क्यों आपसे जुड़ के रहेगा भाई? इसके लिए समान मतलब अधिकार और सुविधाएं समान रूप से और पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ सबको दिया जाए, और किसी भी व्यक्ति को उसके स्वाभिमान को, उसकी गरिमा को ठेस न पहुंचाई जाए। और जब ऐसा किया जाएगा राज्य की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति को यह महसूस होगा कि वह प्रभुता संपन्न राज्य की, भारतीय राज्य की एक अभिन्न इकाई है, उससे अलग न होने के लिए वो बना ही है। इस तरह की फीलिंग आएगी और हमारा भारतीय राज्य जो है, हमारा भारतीय समाज जो है, वो एकता के सूत्र में आबद्ध हो जाएगा, एकता के सूत्र में बंध जाएगा। अब इसके लिए दो मैंने बताया था, दो आदत रखे गए, व्यक्ति की गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, और दूसरा फ्रेटर्निटी। तो व्यक्ति की गरिमा शब्द के अंतर्गत व्यक्ति की प्रधानता का भाव निहित है, व्यक्ति की प्रधानता का विचार निहित है। व्यक्ति की प्रधानता का मतलब है कि व्यक्ति सर्वोपरि है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह शब्द सर्वाधिकारी राज्य का निषेध करता है। सर्वाधिकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहां पर राज्य को ही सब कुछ माना जाता है और व्यक्ति को राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति का यंत्र मान लिया जाता है। मतलब सर्वाधिकारी राज्य इस अवधारणा पर, इस विचारधारा पर काम करता है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए है। व्यक्ति को राज्य के विकास के लिए स्वयं को कुर्बान कर देना चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा शब्द सर्वाधिकारी राज्य की इस अवधारणा का खंडन करता है, उसका निषेध करता है। इस विचार के अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। प्रारूप समिति के एक प्रमुख सदस्य डॉक्टर के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति की गरिमा शब्द हीगल के उस सिद्धांत का खंडन करता है। हीगल जो एक जर्मन दार्शनिक था, जो सर्वाधिकारी राज्य का समर्थक था, उसने राज्य को इतना महिमामंडित किया, राज्य को इतना गौरवान्वित किया, उसने राज्य को कह दिया कि राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है, यहां तक कहा गया हीगल द्वारा, राज्य को महिमामंडित करने के लिए। राज्य सब कुछ है। और आप जानते हैं कि अगर राज्य ही ईश्वर है, जैसा हेगल मानता है, तो व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार, क्योंकि ईश्वर का विरोध करने का अधिकार किसी के पास नहीं होगा। तो यहां पर राज्य को इतना महिमामंडित कर दिया गया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसमें जाके विलीन हो जाता है, उसमें जाके समाप्त हो जाता है। कि मुंशी ने इसी चीज का खंडन किया कि मुंशी के अनुसार व्यक्ति की गरिमा शब्द हेगल के उस सिद्धांत का खंडन करता है जहां राज्य को एक अलौकिक शक्ति मानकर यह विचार दिया गया कि राज्य का लक्ष्य व्यक्ति से स्वतंत्र रहकर और व्यक्ति को पीछे छोड़कर
एकमात्र अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, इसका खंडन करते हैं। कि मुंशी कहते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति का गरिमा शब्द जो है इस अवधारणा का खंडन करता है। वास्तव में राज्य व्यक्ति जो है और राज्य के हाथों का कोई कठपुतली नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। राज्य इसलिए है क्योंकि व्यक्ति है, इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। और उसका कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक का आदर करे और ऐसी परिस्थितियों का सृजन करे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें रहकर हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास कर सके। यह है ह्यूमन डिग्निटी की बात, व्यक्ति की गरिमा की बात। और इसी प्रकार संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का एक आदर्श रखा गया है। बंधुत्व आप जानते हैं, बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था। मैंने बताया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी थी। और यही आवाज भारतीय संविधान निर्माताओं तक आई थी। इसीलिए उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की इस आवाज को, इस गूंज को महत्व देते हुए भारत में बंधुत्व की भावना को, भारत में भाई भाई की फीलिंग को बढ़ावा देने के लिए संविधान की प्रस्तावना में एक आदर्श के रूप में उसे शामिल कर लिया। और इसे शामिल करने का कारण था क्योंकि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने भारतीय समाज में बंधुत्व की भावना का काफी ह्रास किया था, काफी क्षति पहुंचाई थी। और जिसकी परिणति धर्म के आधार पर देश का विभाजन जो हुआ, ये चीजें जो अस्तित्व में आई। इसलिए जरूरी था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर मैं नहीं हम की भावना का, वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम की भावना का समुचित विकास किया जा सके। और इसी आदर्श को साधने के लिए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को स्वीकार किया गया कि हम चाहे हमारी जात, धर्म, संप्रदाय कुछ भी हो, हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं। और हम भाई भाई हैं तो हम मिलकर रहेंगे। इस तरह की भावना लोगों में आ सके, इसी तरह की भावना पैदा करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जब एक दूसरे का परस्पर आदर करेंगे तो उनमें बंधुत्व की भावना का विकास होगा। और यह भावना कि हम भाई भाई हैं पूरे भारतीय राज्य को एकता के सूत्र में आबद्ध कर देगा। और यही हमारा लक्ष्य भी है। जब हम एक होंगे, हमारे में यूनिटी होगी, हमारे में एकता होगी, तो हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल चुनौती का सामना करने के लिए खुद को सक्षम महसूस कर रहे होंगे। तो ये है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगली जो उपयोगिता है वो है संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस इंटरप्रिटेशन। प्रस्तावना का एक अन्य उपयोग यह है कि जहां कहीं संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ निर्धारित करना कठिन होता है, वहां प्रस्तावना मददगार साबित होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मौलिक महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में है। जहां कहीं भी प्रस्तावना की भाषा, संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध होती है, वहां उसके अर्थ के निर्वचन के लिए प्रस्तावना की मदद ली जानी चाहिए। तो प्रस्तावना की एक बड़ी उपयोगिता कि संविधान के जिन प्रावधानों का अर्थ स्पष्ट नहीं है, संविधान के जिन प्रावधानों का अर्थ संदिग्ध है, उन्हें क्लियरिफाई करने के लिए प्रस्तावना जो है आधार प्रदान करती है। प्रस्तावना जो है वो इसमें मददगार साबित होती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो चौथी उपयोगिता थी, संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी है। संविधान का अर्थ निर्वचन करने में वो मददगार होती है। न्यायपालिका जब इंटरप्रिटेशन करती संविधान का, तो इंटरप्रिटेशन करते समय वो प्रस्तावना में निहित आदर्शों को आधार के रूप में स्वीकार करती है और उन्हीं आधार पर उसकी विवेचना करती है, उनकी व्याख्या करती है। प्रस्तावना की अंतिम उपयोगिता
ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोगी, यूजफुल एज ए हिस्टोरिकल सोर्सेस। कहने का मतलब प्रस्तावना संविधान की ऐतिहासिकता से अवगत कराती है। प्रस्तावना हमको ये बताती है कि संविधान कब बना। प्रस्तावना हमको बताती है कि संविधान का निर्माण कब किया गया। प्रस्तावना इस बात से अवगत कराती है, यही प्रस्तावना की उपयोगिता है कि वो संविधान के इतिहास से अवगत कराती है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतिम भाग में कहा गया है कि दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमको कौन बता रहा? इस चीज की जानकारी प्रस्तावना दे रही है कि भारतीय संविधान की रचना 26 नवंबर 1949 को मिति माघ शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को की गई। इस बात की जानकारी, इस बात की सूचना प्रस्तावना हमको दे रही है। तो ये प्रस्तावना में संविधान की ऐतिहासिकता का निर्धारण, कि संविधान कब बना, इससे अवगत कराती है प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना की भी एक बड़ी उपयोगिता है। इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, उसमें विश्लेषण के तहत मैंने चर्चा किया था कि 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उसमें पहला बिंदु कि भारतीय संविधान की उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता के बारे में हम लोगों ने देखा कि उसकी क्या उपयोगिता है। हमने देखा कि वो सत्ता का स्रोत हमको बताती है। हमने देखा कि वो राज्य और स्वरूप के लक्ष्य को निर्धारित करने का प्रावधान करती है। हमने देखा कि शासन व्यवस्था और शासन के लक्ष्य से हमको परिचय कराती है। हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना जो है संविधान के अर्थ निर्धारण में किस रूप से सहयोगी है, या प्रस्तावना जो है वो संविधान की ऐतिहासिकता को कैसे स्पष्ट करती है। दूसरे जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वो होगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। किस सेंस में प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस सेंस में नहीं है, कब प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, कब नहीं माना गया, संविधान सभा का क्या दृष्टिकोण था प्रस्तावना को लेके कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, संविधान सभा ने उसे भाग के रूप में पारित किया था कि नहीं किया था, और अगर किया था तो ये डिस्प्यूट क्यों आया, ये विवाद क्यों आया, और इस विवाद पर न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण रहा, किन किन मामलों में, किस मामले में उसने कहा कि भाग नहीं है प्रस्तावना संविधान का, और किसमें अल्टीमेट वो कहा भाग है, या बीच में जो केस आए उनमें, उन केसों के संबंध में संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय क्या दृष्टिकोण रहा। और इसमें जो चौथा पॉइंट था कि कार्यपालिका और विधायिका जो नीति बना रहे, कानून बना रहे हैं, अगर ये कानून व नीति प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों के विपरीत हो, उनके विरुद्ध हो, तो क्या प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों को न्यायपालिका द्वारा, न्यायालय द्वारा इन्फोर्सिबल कराया जा सकता, उसका प्रवर्तन कराया जा सकता है। तो अभी हम 3 इशू पर चर्चा करेंगे इस चीज को लेके। आज यहीं पर हम लोग रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।